ओके, तो आज देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर की कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर की थी। ऑसिलेटर और इंडिकेटर दोनों में क्या डिफरेंस है बताया था। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर के तौर पे बहुत ज़्यादा फेमस है। मोमेंटम इंडिकेटर थेरोटिकल पार्ट में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसका कुछ फॉर्मूलाज है वो उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे, इसका डायरेक्टली यूज क्या क्या है वो हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम किसको कहा जाता है, जैसे स्टॉक्स इस तरीके से चल रहे हैं तो एक्चुअल में स्टॉक्स में मोमेंटम है क्या, ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इस इंडिकेटर का यूज करते हैं। इट इज इंडिकेटर ओनली, इट जस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन, है ना ये। दूसरा है, ये स्पीड एंड मैग्नीट्यूड मेजर करता है ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कोई शेयर्स का करेंसी का ये करता है। इसको जनरली टू टाइप्स में यूज किया जाता है। एक ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, एंड सेकंड आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए यूज किया जाता है। ये इसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बने हुए हैं। ये डाइवर्जेंस के ऊपर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बने हुए हैं। कुछ लोग जो मैंने आपको बताया जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये जो है दोनों, ये दोनों के ऊपर वो काम करते हैं ज़्यादातर। और दोनों के ऊपर ही ये लोग ज़्यादा काम करके वहाँ पे आपको ये सब एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है उनके तरफ से। लेकिन आप में से मुझे बताओ, हम इंडिकेटर का यूज़ क्यों करेंगे। प्रवीण जी, कैन यू टेल मी, इंडिकेटर का यूज़ हमें क्यों करना है यहाँ पे। एनी वन फ्रॉम योर साइड, वाई वी नीड इंडिकेटर। एनी वन, स्मिता For मैम, confirmation, वेरी गुड। आरिफ जी, सर, जो नॉइज to identify परचेज the trend. ओके। श्याम सर, जो सर परचेज शेयर्स का परचेज और सेल्स जो होता है उसका जो नॉइज इतना फास्ट है हम्म, जो हम एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं जैसे कि हम उसका राइट मोमेंट जान पाए। करेक्ट। थोड़ा सा लंबा बताया सर आपने। मोमेंटम इंडिकेटर इसको कहते हैं हम लोग। इसको इंडिकेटर का ये नॉट ओनली आरएसआई, जो भी इंडिकेटर हम लोग सीखेंगे उसका यूज हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। मतलब आप और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बाइंग के तरफ जा रहा है, तो इसको वैलिडेट करना तो जरूरी है ना। वैलिडेट मतलब आपको लग रहा है उस तरीके से मार्केट चलेगा क्या, नो। मुझे लगता है उस ये तरीके से मार्केट चलेगा क्या, नहीं। किसको लगता है ऐसा मार्केट नहीं चलता है। मार्केट में जो दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, ब्रेकआउट दिख रहा है, क्या ये ब्रेकआउट रियल है। ये कंफर्मेशन लेने के लिए हमें इंडिकेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई ऐसा रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल दी थी और लेकिन वॉल्यूम इतना ही दिख रहा है, तो क्या आप ये ब्रेकआउट सस्टेन हो पाएगा। 95% चांसेस है कि ये ब्रेकआउट फेल होके नीचे मार्केट चला आएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इंडिकेटर ने आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन कम नहीं है दिया। सर इसलिए। हाँ, वॉल्यूम ने कंफर्मेशन नहीं दिया, वॉल्यूम इंडिकेटर ने। आरएसआई अभी हम लोग देखेंगे वो 60 नहीं, वो 50 ही है आरएसआई, वॉल्यूम कैंडल ब्रेकआउट दिए तो। मतलब ये स्टॉक्स मोमेंटम में भी नहीं है। तो जब इस तरीके से आप कंफर्मेशन लोगे तब जाके आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो हमें इंडिकेटर का यूज सिर्फ इसलिए करना है बिकॉज ऑफ टेकिंग कंफर्मेशन। हमें बेस करना है प्राइस एक्शन पे। बस हमें, यस, लिंक आहे का नाही हाँ 30 है। हमें इंडिकेटर का जो भी यूज करना है वो हम लोग यूज करेंगे ओनली एंड ओनली टेकिंग कंफर्मेशन, नॉट फॉर टेकिंग एनी ट्रेड्स। ट्रेड लेने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को देखेंगे। समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हम लोग देखेंगे। नंबर वन जो है हम लोग देखने वाले हैं वो है ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन क्या होती है। नोटबुक हो तो आप नोट करते जाना ये सब चीज़ों में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कंसिडर आरएसआई ऑसिलेटर, जैसे बताया था ऑसिलेटर मतलब क्या होगा। ये इस तरीके से बॉक्स रहेगा, दिस इज 0 एंड दिस वाज इज 100। तो आरएसआई जो है, आरएसआई सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर मूवमेंट करता हुआ आपको दिखेगा। ऊपर जाता है एक रेंज में, वो आता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इसके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि अगर ये आरएसआई 70 के ऊपर गया, मतलब यहाँ पे ये एक लाइन रहेगी, ऐसे ऐसी लाइन रहेगी, तो ये 70 फॉर एग्जांपल आरएसआई की वैल्यू
आरएसआई की वैल्यू, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू मैं दिखाऊंगा आगे प्रैक्टिकल में। ये अगर 70 से ऊपर जाते हैं तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो है शेयर्स ओवर बॉट हो चुका है, ओवर बॉट हो चुका है। ओवर बॉट का मतलब होता है कि शेयर जो है वो ज्यादा शेयर्स में ज्यादा बाइंग हो चुकी है, और ज्यादा जब भी बाइंग हो चुकी है मतलब ओवर बाइंग हो चुके हैं, तो फिर वो वहां से सेलिंग आना स्टार्ट होता है, ऐसा लोग समझते हैं। तो जो लोग इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं वो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कहते हैं। 70 के अबव अगर आरएसआई है तो उनको ये लगता है कि अभी बहुत ज्यादा मार्केट में खरीदी हुई है, यहाँ से बिकवाली हो सकती है, तो वो लोग काम करते ओवर बॉट के लिए। 70 से ऊपर अगर आरएसआई रहे तो उसी के अपोजिट में, सब मैं जो बोल रहा हूँ आपको दिखाऊंगा, उसी के अपोजिट में यहाँ पे 30 का लेवल रहेगा। तो 30 के नीचे जब भी मार्केट आता है, आरएसआई आपको 30 के नीचे दिखेगा, तो उन लोगों का ये एजम्पशन होता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिंग हुई है, और ज़्यादा सेलिंग होने के बाद मार्केट यहाँ से बाइंग आ सकता है, यहाँ से बाइंग आ सकता है। तो फिर क्या करेंगे लोग, यहाँ से बाइंग होना स्टार्ट होगी। तो ऐसे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं कि ये ओवरबॉट और वो ओवरसोल्ड, इसको देखते हैं, और वो इसी के ऊपर काम करते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए। और ये देखो, आरएसआई वर्क बेस्ट इन द ट्रेडिंग रेंज रैदर देन ट्रेडिंग मार्केट, है ना। ये रेंज मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से आरएसआई आपको काम करते हुए दिखेगा, रैदर देन ट्रेडिंग मार्केट। ठीक, ये हो गया। ये देखो, दिस इज द कंडीशन, राइट, सी हियर, दिस इज द कंडीशन ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की ये कंडीशन यहाँ पे देखो, ये जो है 70 के ऊपर चला गया, ये 70 के ऊपर चला गया, तो ये 70 के ऊपर चला गया ना, यहाँ पे देखो ये, तो ये कहेंगे कि ओवरबॉट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा बाइंग होने के बाद यहाँ पे अभी सेलिंग आना स्टार्ट होती है, और देन मार्केट इज फॉलिंग। तो जो लोग इस जोन में काम करते हैं तो वो लोगों को ओवरबॉट ओवरसोल्ड करते हैं। जब 30 के नीचे आरएसआई जाता है, जैसे यहाँ पे गया था 30 के नीचे, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट ले लेता है। समझ में आ गया। तो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, ये दो कंडीशन में मार्केट में आरएसआई का यूज होता है। दिस इज फर्स्ट यूज केस ऑफ आरएसआई। लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं टेक इन कंफर्मेशन के लिए। बिकॉज मार्केट में ऐसा नहीं है कि आरएसआई ने अगर 90 दे दिया, यहाँ पे ये कितना गया था, ये अप्रोक्सीमेटली आरएसआई 75 या 80 आरएसआई पहुंच गया, इसका मतलब मार्केट में अभी हाई बन ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये देखो, यहाँ पे ये बन गया ना, इसके ऊपर भी और एक हाई बना गया मार्केट में, लेकिन आरएसआई देखो नीचे ही है ना, आरएसआई नीचे और ये ऊपर। तो ऐसा नहीं होता है, ये आरएसआई सिर्फ हम ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन में यहाँ पे यूज करना आता है, यूज करते हैं लोग। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट केस जो आरएसआई का यूज होता है। सेकंड आरएसआई का यूज होगा, वो होगा यहाँ पे डाइवर्जेंस। दिस इज अवर वन ऑफ द फेवरेट पार्ट जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करते हैं। वो डाइवर्जेंस क्या है, कैसे काम करते हैं, कितने टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, ये हमको देखना है। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। इसको कहेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस। ये आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, ये समझने से पहले एक बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस है, उसको समझते हैं। इस पॉइंट को नोट कर देना, आरएसआई डाइवर्जेंस ऑकर व्हेन प्राइस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आरएसआई, इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंस। इसको और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि प्राइस, सी यहाँ पे, और ये देखो, दिस इज द डाइवर्जेंस, सी इट इज वेरी गुड ऑफ डाइवर्जेंस। ये देखो, ये डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन इंडिकेटर आपको नीचे दिखा रहा है ना, प्राइस ऊपर जा रही है, इंडिकेटर नीचे दिखा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस। और जब ऐसे सिनेरियो में हम उसको सेलिंग करना प्रेफर करेंगे। डाइवर्जेंस का दूसरा मीनिंग, प्राइस नीचे जा रही है लेकिन इंडिकेटर ऊपर दिख रहा है। इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर की बात करें, आरएसआई का, ये ऊपर दिख रहा है। अगर ये दूसरा यूज केस होता है तब भी हम कहेंगे कि आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है ना, आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है। ये आपको यहाँ पे समझने के लिए आएगा। तो अभी तो ये आप सिर्फ समझो, देखो क्या क्या है, कैसे है, फिर हम लोग सब प्रैक्टिकली यहाँ पे देख सकते हैं इन सब चीजों से। ठीक, तो डाइवर्जेंस समझ में आ गया सभी को। डाइवर्जेंस होता क्या है, प्राइस जो है ऊपर ऊपर आपको चलते हुए दिख रही है लेकिन इंडिकेटर जो है वो नीचे नीचे आपको दिख रहा है, ऐसे।
प्राइस ऊपर दिख जाते हुए दिख रही है और इंडिकेटर नीचे आते हुए दिख रहा है। जब ऐसा होगा तब हम इसको कहेंगे कि आरएसआई एक डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहा है। तब हम एक यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, और जब इस तरीके से फॉर्म हुआ ये बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। मुझे कोई भी एक बताओ, जो फ्रॉम न्यू स्टूडेंट, ये जब हो रहा है आरएसआई प्राइस ऊपर जा रही है एंड इंडिकेटर नीचे दिख रहा है, हमें सेलिंग लेना है, तो ये कहाँ पे होगा? ये ज्यादातर सपोर्ट पे होगा ये, या ज्यादातर रेजिस्टेंस पे होगा? कहाँ पे हो सकता है? कोई भी मुझे बताओ, एनीवन फ्रॉम न्यू स्टूडेंट, नॉट ओल्ड, न्यू स्टूडेंट। सर ये सपोर्ट पे होगा क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, एनीवन एल्स? ऐसे सेलिंग तो रेसिस्टेंस पे होती है, लेकिन इस केस में आई थिंक सपोर्ट पे होगी। ओके, और कोई? सर ये रेजिस्टेंट पे होगा। ओके, वाई? Why? Because the price action is going up and indicator shows us it's down movement. गुड। नाउ सी, ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद ये था, आपको ये दिखाना है कि हम लोग सिर्फ इतने से, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे स्टूडेंट हैं, मतलब इतने से लोग हैं, 1%, 0.0001% भी नहीं है हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, लेकिन तभी भी हमारा जो ओपिनियन है उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है। कोई बोल रहा है सेलिंग, कोई बोल रहा है रेजिस्टेंस पे, कोई बोल रहा है सेलिंग के ऊपर। इसी तरीके से मार्केट में हर मिनट में कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है बायर्स और सेलर के बीच में। तो इसीलिए जब तक आप प्रॉपर कंफर्मेशन लेके ट्रेड को नहीं समझोगे, प्रॉपर कैंडल्स को नहीं समझोगे ना, डिफिकल्ट होगा मार्केट को अंडरस्टैंड करना। तो दिस इज राइट, ये हैपनिंग होगा हमारा रेजिस्टेंस पे। क्यों रेजिस्टेंस पे होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेलिंग जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस पे करते हैं, और प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर हमें अगर डाउन साइड का प्रेडिक्शन दे रहा है, तो वहां पे मोमेंटम लूज हो रहा है या मोमेंटम वहां पे नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रेड का कंफर्मेशन, यस, कि यहाँ पे हम लोग सेलिंग ले सकते हैं, ऐसा कंक्लूजन कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं दिखाऊंगा आपको मोमेंटम क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? नाउ सी, सर हम नॉर्मली प्राइस जब ऊपर जाती है तो वो बाइंग का ही होता है ना। ऑब्वियसली बाइंग का होता है, तो लेकिन हाँ, तो बाइंग सपोर्ट पे ही रहती है। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, बाइंग दिख रहे तो कंफर्मेशन है क्या? कंफर्मेशन सिर्फ नहीं कैंडल नहीं, ग्रीन, कंफर्मेशन नहीं। हाँ, तो दैट इज द इंडिकेटर, नहीं बोल रहा है ना कि बाइंग जा रहा है, इंडिकेटर तो ओके। डाउन जा रहा है। तो फिर आप वहां पे बाइंग कैसे कर सकते हो? पूरी दुनिया बाइंग करेगी यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ना, सब लोग बाइंग करेंगे, लेकिन हम बाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिकेटर हमें अलाउ नहीं कर रहा है बाइंग के लिए। तो जब तक आप ऐसे ओके। 2 3 4, मैंने बताया था टोटल दे रहा है, टोटल 16 कंफर्मेशन, उसमें से एटलीस्ट 3 कंफर्मेशन आपको लेने हैं ट्रेड में। यस सर। हाँ, दैट इज वाई एवरी वन अंडरस्टैंड कि ग्रीन कलर की कैंडल मतलब बाइंग। मैं आपको ऐसे हजारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि इतनी बड़ी मारूबुजू कैंडल बन रही है डे की, उसके बाद में सडनली इतनी सेलिंग आ रही है मार्केट में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये ग्रीन कलर की कैंडल मारूबुजू बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव है। ये नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी ग्रीन कलर एंड ओपन अबाउ द प्रीवियस कैंडल, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं होता है। तो ओनली कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करना, ओनली इंडिकेटर को देख के ट्रेड नहीं करना है। हमें क्या करना होता है? हमें कंफर्मेशन लेना होता है बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। और कंफर्मेशन लेने के बाद भी अगर आप बोलोगे, नॉर्मल ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी होती है ओनली 50%। मैं आंख बंद कर दूं और किसी भी शेयर्स को उठाऊंगा, वहां पे अगर मैं बाई का बटन हिट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस सिर्फ 50% है, क्योंकि मार्केट एक तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। मुझे 50% है। लेकिन आप जब कंफर्मेशन लेते हो, ट्रेड का कंफर्मेशन लेते हो, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 50% की, वो बढ़ के हो जाती है 60%, 65%, 70% मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हम लोग जो भी ट्रेड लगाते हैं वो 70, 75%, 80% तक ही हम लोग उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तब भी 20% चांस होता है कि मार्केट हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे अपोजिट मार्केट वर्क करे। इस तरीके से अगर ये होता है तो क्या करना चाहिए? मार्केट में हमने क्या किया, बाइंग की कैंडल देखी, वो भी हमें बाइंग दिख रही है, इंडिकेटर भी दिख रहे हैं बाइंग, सब लोग बाइंग बाइंग बोल रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, मूविंग एवरेज है। ये होने के बावजूद भी अगर हमारा ट्रेड फेल होता है तो क्या करना चाहिए? क्या करेंगे हम? नेक्स्ट टाइम ये कंफर्मेशन नहीं लेंगे क्या?
क्या करेंगे? सर नहीं, फेल होगी तो नहीं लेंगे ना। नहीं, हम लोग उसको स्टॉप लॉस देके और ये बोलेंगे कि ये जो है प्रेडिक्शन मैं जो कर रहा हूँ वैसा नहीं हुआ है। बस गलत है वो। सिंपल। हाँ, बस प्रेडिक्शन गलत है, दैट्स इट, सिंपल। तो लेकिन ये ओके। सेटअप को छोड़ना नहीं है। कीप इन माइंड, ये जो सेटअप आप बनाते हो उसको छोड़ना नहीं है। बिकॉज लोगों का गलती क्या होता है मैं बताऊँ आपको, क्यों लोग ज्यादातर मार्केट नहीं टिकते। आज रवि सर ने बताया कि ये सेटअप फॉलो करो, करते हैं। फिर दूसरे सर ने बताया ये सेटअप फॉलो करो, ये करते कुछ दिन। 30 दिन इसको फॉलो करते, 30 डेज इसको फॉलो करते, 30 डेज इसको फॉलो करते, 30 डेज इसको फॉलो करते। फिर अचानक से रात को सोते समय रील्स देख रहे हो और पता चला कि हाँ, ये इंडिकेटर ऐसा जादू इंडिकेटर, यहाँ पे बाई बोला तो बाई जाता है, सेल बोला तो सेल देता है। 2 मिनट का रील्स देखने के बाद पता चलता है, फिर इसको फॉलो करने लगते हैं। ऐसे क्या होता है, आपको ना ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट समझ में आती है, ना ना ये ना ये ना ना ये ना ये। तो ऐसे जो है वो आप लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो और यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। इसीलिए एक बार नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 1000 बार भी आपका सेटअप फेल हो गया ना, तो आप सेटअप में क्या क्या गलती है उसको ढूंढो, और लेकिन एक ही सेटअप के ऊपर काम करो। ऐसे तो इसलिए आप जो भी सेटअप बनाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम ज्यादातर काम 100% में से हम 60% काम चार्ट को देख के करेंगे, जिसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, इसको करेंगे। और 40% जो काम है हम लेंगे इंडिकेटर पे, वो भी किसके लिए, कंफर्मेशन में, कंफर्मेशन के लिए। तो ऐसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे के हम हमारा ट्रेडिंग, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग सेटअप बनाएंगे, ट्रेडिंग सेटअप। और फिर इसी सेटअप को हम लोगों को कितने बार टेस्ट करना है, मिनिमम टू मिनिमम 1000 टाइम टेस्ट करना है। 1000 में से अगर आप कंटिन्यूसली लॉस 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 जा रहे हो तब आप दूसरा सेट के ऊपर जाओ, अदरवाइज नो। तो अगर इसके ऊपर आप काम करना सीख जाओगे तब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की स्टेज 1 में एंटर हो जाओगे। तो आरएसआई देखो, बुलिश डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का पता, डाइवर्जेंस का मीनिंग आपको पता चला, प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही है और इंडिकेटर जो है वो आपको दूसरी डायरेक्शन में देख रहा है। वो वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे प्राइस अप अप साइड जा रही है, इंडिकेटर डाउन दिखा रहा है। दूसरा, प्राइस डाउन दिखा रही है और इंडिकेटर अप दिख रहा है। ऐसे भी आपको हो सकता है दोनों भी तरफ से। तो जब ये दोनों तरफ से होता है ऐसा, तब हम इसको बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। प्राइस अप जा रही है, इंडिकेटर डाउन दिखा रहा है तो बुलिश डाइवर्जन। प्राइस डाउन जा रही है और इंडिकेटर हाई दिखा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज बेरिश डाइवर्जन। तो बेरिश और बुलिश दोनों डाइवर्जेंस होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज का जो यहाँ पे ये लर्निंग के ऊपर जाएगा। हाँ, ये भी समझ में आ गया ना आपको, आर एस आई डाइवर्जन। नाउ सी, दिस इज द वन, दिस वन इज, ये देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। हाँ, सी दिस इंडिकेटर, ये इथेरियम का चार्ट है। ये देखो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस कहाँ पे जा रही है, ऊपर। लेकिन ये इंडिकेटर देखो डाउन। मतलब क्या, मार्केट मेक्स ए न्यू हाई, ये हाई, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। मार्केट मेक्स न्यू हाई, बट इंडिकेटर क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, लोअर लोअर, लोअर लोअर। ये आया आरएसआई नया लो बना रहा है। तो जब इस तरीके से आपको देखने के लिए मिले, तब आपको समझ लेना कि ये जो है यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। और डाइवर्जेंस से मतलब मूवमेंट नहीं है। इसका दूसरा मीनिंग मैं बताता हूँ, जैसे लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ। मार्केट, लोग चाहते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन मार्केट में ये कौन सा इंडिकेटर है, दिस इज कॉल्ड द आर एस आई। ये कहाँ पे लगाते हैं, सेटिंग क्या है वो भी बताओ, दिस इज आर एस आई इंडिकेटर। यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम नहीं है मतलब लोग तो ऊपर लेके जा रहे हैं लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं है। मतलब कार जो है आपकी हाईवे पे आ गई है, लेकिन वो 30-40 पे चल रही है, स्पीड 30-40-50 का स्पीड लेके चल रहे, तो ऐसा नहीं चाहिए ना। अगर मार्केट में कार चल रही है तो उसका प्रॉपर 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 मोमेंटम है आपको चाहिए, तभी जाके मार्केट, आप ये समझ सकते हो कि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल है, आपको मैं लाइव एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखो, ये कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये वॉल्यूम का एक दो क्यूरीज आई थी कि वॉल्यूम इंडिकेटर कहाँ पे देखना है।
सबसे पहले ये ट्रेडिंग व्यू है, MT4 MT5 में भी आप काम कर सकते हो इसके साथ। ये ट्रेडिंग व्यू, आपको जाना है यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड मार्केट। यहाँ पे जाने के बाद आपको, यहाँ पे जब आते हो तब आपको यहाँ पे सर्च करना है RSI। ठीक, उसके बाद में ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आएगा, इसको टच करना है। जैसे ही टच करते हो नीचे कुछ इस तरीके से आपको ये इंडिकेटर लग जाएगा डाउन साइड में, ये देखो इंडिकेटर लग जाएगा। एज आई टोल्ड यू दिस इज द मोमेंटम इंडिकेटर, तो ऑसिलेटर, इट इज नॉट इंडिकेटर, ऑसिलेटर। तो यहाँ पे 100 दिखेगा और नीचे यहाँ पे 0 दिखता है। तो ये प्राइस जो है ये इसके अराउंड ही घूमते रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में ये देखो यहाँ पे स्टाइल जो है इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, थोड़ा सा नीचे लेके आओ इसको। एंड ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो RSI अपर बैंड 70-30। तो ये RSI डाइवर्जेंस के लिए यूज करेंगे, लेकिन हम इसको RSI डाइवर्जेंस के लिए यूज करना है। और डाइवर्जेंस भी कौन सा करना है, 70-30 रख दो या 60-40 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70-30 हम लोग रखेंगे RSI का, ये 70-30, इसको RSI की सेटिंग 70-30 करनी है। बीच में ये आपको 50 रखना है। ठीक, ये इस तरीके से आपको देखना है 70-30, या फिर आप इसको 60 भी कर सकते हो, 60-40। तो 60-40 इज गुड, 60-40 गुड, और बीच में 50। तो ये इस तरीके से आपको RSI देखने के लिए मिलेगा। ये येलो लाइन है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको, ये मूविंग एवरेज है, इसको भी टच कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा कलर चाहे तो आप ब्रॉड कर सकते हो इसका लाइन। अभी ये बन गया RSI, अभी RSI बन गया इसको, बहुत ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे एक लेटेस्ट में डाइवर्जेंस हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेटेस्ट में हुआ है और इसका रिजल्ट भी आपके सामने है। ये NZDUG का चार्ट है। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली। ओके, सी सी हियर, देखो यहाँ पे हुआ क्या है एग्जैक्टली। प्राइस नीचे आ रही है, मतलब लोग चाहते हैं कि मार्केट को नीचे लेके आए। ओके, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। उसके बाद में आपको RSI डाइवर्जेंस समझना कैसे है, ये देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये देखो, ये जो लो बनाया है इसने, ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। ये जो लो बना है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लो बना है 0.60786, ये लो यहाँ पे बना है। उसी तरीके से आप RSI का लो देखो, RSI ने कितना लो किया है, 29 का लो किया है। अभी ये जो प्राइस आ रही है, ध्यान से समझ, ये जो प्राइस आ रही है इसके नीचे उसने क्लोजिंग दिया है। तो ये देखो नीचे ये आ गया 494, नीचे 494 पे ये प्राइस आ रहा है। लेकिन RSI भी इसके नीचे होना चाहिए था, लेकिन RSI तो ऊपर चला गया, RSI ऊपर चला गया, 29 और 35 पे चला गया ऊपर। इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जन। मार्केट नीचे आ रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि प्राइस जो है, प्राइस नीचे आना चाहती है, लेकिन भले ही रेड कैंडल आपको दिख रही है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं कि प्राइस ज्यादा नीचे लेके जाए। अगर मैं RSI इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ, मुझे बताओ आप में से सब लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज दिस रेड कैंडल। आप 100% ये समझते कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वैसा नहीं है, सेलर स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, जब आप RSI ओपन करके देखते हो तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो दिख रहा है कैंडल, ये जो कैंडल दिख रही है या ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये चार्ट आपको कुछ अलग बता रहा है। यहाँ पे लोग नहीं इंटरेस्टेड है। RSI मोमेंटम में है अभी तक, अभी भी मोमेंटम में है। प्राइस भले ही लोअर लो बना दिया, लेकिन RSI ने हायर हाई बना दिया। दिस इज लोअर लो, दिस इज हायर हाई। जो RSI ने हायर हाई बना दिया, मतलब मार्केट इज गोइंग अप। तो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जन। प्राइस ने इस तरीके से लो बना दिया, लेकिन RSI ने लो नहीं बनाया। ये प्राइस ने लो बना दिया यहाँ पे इसे। एंड लेकिन RSI की बात करूँ मैं, तो RSI ने यहाँ पे अप बना दिया। तो जब इस तरीके से सीन होता है, सो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस। गॉट इट।
ये लाइव मार्केट में आपको देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड दी RSI डाइवर्जन। ये डे टाइम फ्रेम में हो रहा है। ऐसे 1 घंटे में भी आपको देखने के मिलेगा, 15 मिनट्स में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से ये डाइवर्जेंस बनते हैं मार्केट में। इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अगर हायर हाई बना रहा है तो RSI ने भी हायर हाई बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब जो प्राइस जो चार्ट में दिख रहा है वो फेक होने के चांसेस है। तो इसीलिए जो लोग चार्ट में देख के ट्रेड करते हैं वो भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। जो सिर्फ इंडिकेटर को देख के काम करते हैं वो भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों का कंफर्मेशन लेंगे। नाउ सी हियर, ये यहाँ पे भी देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये हायर हाई बना रहा है। तो RSI ने भी क्या क्या करना चाहिए था, बताओ मुझे। RSI ने क्या करना चाहिए था, इधर मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर हाई करना चाहिए था RSI में। देखो ये बनाया क्या यहाँ पे, ये हायर हाई क्या, नहीं, ये यहाँ से ऊपर गया, ये गया ऊपर, ये देखो, लेकिन RSI डाउन गया। तो जब इस तरीके से सीन आपको देखने के लिए मिले तब हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट में हाई तो बनाया लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, एक डाउन मोमेंटम की एक्सपेक्टेड है, बिकॉज मार्केट में ये जो मोमेंटम आना चाहिए था वो मोमेंटम मार्केट में नहीं है। तो मोमेंटम लूज हो रहा है, और जब भी मोमेंटम लूज होता है तब आपको ये इनडिसिसिव वाली कैंडल देखने के लिए मिलेगी। आपको भी दिख रही होगी जैसे मुझे दिख रही, ये इनडिसिसिव वाली कैंडल देखने के लिए मिलेगी। और दूसरा ये जो RSI जो दिख रहा है आपको सेटिंग, ये RSI, ये भी आपको मोमेंटम लूज होते हुए दिख रहा है। तो इन शॉर्ट RSI का मीनिंग होता है कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो RSI ने भी ऊपर जाना चाहिए, प्राइस नीचे आ रही है तो RSI ने भी नीचे आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब प्राइस जो दिख रहा है आपको नजर के सामने दिख रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है और उसको रेक्टिफाई करने की आपको जरूरत है अभी। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे देखो प्राइस भी ऊपर जा रहा है, RSI भी ऊपर जा रहा है, मतलब जो प्राइस है वो ट्रू है, फेक नहीं है। जैसे ये देखो, इसको देखते हैं, ये देखो ये प्राइस ऊपर जा रही है, RSI भी ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मार्केट मोमेंटम में है, RSI भी मोमेंटम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जब ये डाइवर्जेंस, नोट कर लो ये पॉइंट, जब ये डाइवर्जेंस, नोट नोट दिस पॉइंट, अगर डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस अगर डाइवर्जेंस है आपको 70 के अभाव, RSI 70 के अभाव रहेगा, और अगर डाइवर्जेंस दिखे तो इसके मेरे तरफ से 85 to 90% चांसेस है कि ये जो है काम करेगा। जैसे ये M पैटर्न बन रहा है फॉर एग्जांपल प्राइस का, और यहाँ पे RSI ने ऐसा बना दिया, सॉरी RSI ने कुछ इस तरीके से बनाया, ये प्राइस है और ये RSI ने ऐसा बना दिया, और ये जो फॉर्म हो रहा है डाउन का, ये 75, RSI की वैल्यू 75 के आसपास ही अगर फॉर्म हो रहा है तो 90% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। 90% चांसेस से मार्केट गिर सकता है। उसी तरीके से अगर मार्केट में कुछ इस तरीके से डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम, और ये प्राइस है और ये जो RSI और RSI, अगर ये जो फॉर्मेशन हुआ आपको RSI का W, ये अगर 30 के नीचे फॉर्म हो रहा है तो 90 to 95% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट उठ सकता है। 90 to 95% मार्केट उठने का यहाँ से होता है। जैसे इसी पेयर को लेते हैं हम, इसी पेयर को लेते हैं, और ये जो फॉर्म हुआ है अभी, देखते हैं कहाँ पे फॉर्म हुआ है ये देखो 27 के आसपास हुआ है ये नीचे, इधर 30 के आसपास है तो ये भी काम करेगा। 30 के आसपास रहेगा तो काम करता है, ज़्यादा काम करेगा। तो हर समय आप जब डबल टॉप डबल बॉटम देखते हो तो हम पर्टिकुलरली इसको ही फॉलो करते हैं कि RSI डाइवर्जेंस है कि नहीं है। अगर RSI डाइवर्जेंस है तो फिर हम उसको ट्रेड लेने में हमें आसानी होती है। तो डबल टॉप और डबल बॉटम में ज़्यादातर हम RSI, और ऑब्वियसली बात है ये प्रैक्टिस से आता है, एक बार दो बार अगर आप समझ लेते हो तो ये आएगा ही, ये कंफर्मेशन नहीं होता है। बिकॉज व्हाट वी सी ऑन द चार्ट दैट शुड नॉट बी 100% ट्रू, उसको वैलिडेशन करना जरूरी है। तो आपको भी समझना होगा, चीजें देखनी होगी RSI। तो आज तो हमने ये देखा कि RSI किस तरीके से काम करता है। एंड हाँ, नंबर 1 एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, RSI वर्किंग ऑन क्लोजिंग बेसिस,
मतलब जब भी कैंडल क्लोज होती है, देखो ये वीक है ना, ये वीक नहीं, जो कैंडल क्लोज होती है वहां पे वो आरएसआई का पॉइंट चला जाता है। जैसे इसको देखो, ये कैंडल क्लोज हुई हुई आरएसआई में, ये नीचे क्लोज हुई इसीलिए आरएसआई नीचे आ गया, ये ऊपर क्लोज हुई इसीलिए आरएसआई की वैल्यू ऊपर आ गई, ये फिर से इधर नीचे क्लोजिंग हुई आरएसआई नीचे आ गया, ये नीचे क्लोजिंग हुई कैंडल आरएसआई नीचे आ गया, ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग हुई आरएसआई ऊपर गया। मतलब कैंडल क्लोजिंग के ऊपर आरएसआई काम करता है, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये विक यहाँ पे फिर आरएसआई, ये विक तो इतना ऊपर है फिर आरएसआई यहाँ पे क्यों आ गया? विक भले ही ऊपर हो लेकिन क्लोजिंग अगर अंदर दे दी तो आरएसआई डाउन आता है। ओके, तो कल कल के सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं, सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं। एंड कल स्टार्टिंग में मूविंग एवरेज का सेशन होगा जहाँ पे मूविंग एवरेज कैसे काम करती है वो बताएंगे। उसके बाद में वो और मुझे बहुत सारी क्यूरीज आई थी कि मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा मैं, अभी अभी बताता हूँ। एंड इंडिकेटर में क्या सेटिंग करनी है वो बताता हूँ। आरएसआई की सेटिंग आपको पता चल गई 60-40। और एक यूज है कि ये जो 60 और 40 की लाइन है, ये देखो जैसे 60 है ना, ये 60, तो आरएसआई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है कभी कभी, तो यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हो। देखो ये आरएसआई टच किया ऊपर गया, ये टच किया ऊपर चला गया, टच किया ऊपर चला गया, ये भी टच करके ऊपर चला गया, देन ये देखो टच करके ऊपर चला गया। रिजेक्शन करना है तो आरएसआई देखो रिजेक्शन करके नीचे आ गया, रिजेक्शन करके नीचे आ गया, रिजेक्शन करके नीचे आ गया, रिजेक्शन डाउन, है ना। और भी देखो आप बैक टेस्ट करो, रिजेक्शन डाउन, रिजेक्शन डाउन, रिजेक्शन डाउन। मतलब आरएसआई जो है वो 60 एंड 40 ये जो लेवल है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। एंड दूसरी आरएसआई ओवरसोल्ड ओवरबॉट का भी काम करता है और तीसरी आरएसआई डाइवर्जेंस का भी काम करता है। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दी आरएसआई, वो कैसे काम करता है। बस आपको ट्रेड का कंफर्मेशन लेना है, आपका ट्रेड की हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड। दिस इज ओनली इन आवर हैंड, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। हम ट्रेड का प्रोबेबिलिटी सिर्फ बढ़ा सकते हैं। बिकॉज ब्लाइंडली अगर आप काम करते हो, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं, ब्लाइंडली अगर आप काम करते हो और मैं बाय का चाहे तो बाय का लूंगा, सेल का चाहे तो सेल का लूंगा, वो अगर काम करते हैं तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 60% हो जाती है। लेकिन आप विथ कंफर्मेशन कुछ काम करोगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। जैसे इसको देखो, इसको और हम थोड़ा सा देखते हैं। आरएसआई ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग ये ऐसी हो रही है। आरएसआई आरएसआई ऐसा है भी, 1 घंटे की क्लोजिंग यहाँ पे जो आरएसआई है 72, ये 72 से ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं तो ये वैलिड होगा, अदरवाइज नो, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। और इसको ये जो ब्रेकआउट वो सही जा रहा है कि नहीं, इसको कंफर्मेशन के लिए मैं वॉल्यूम भी लगा दूंगा कि रियल में वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या। हाँ वॉल्यूम तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। तो अभी ये 1 घंटे के कैंडल कितना मिनट बाकी, 35 मिनट्स में ये वॉल्यूम इसके ऊपर आना चाहिए, तब ये वॉल्यूम जो है वो सही वॉल्यूम है ब्रेकआउट को सस्टेन करने का। क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिला है तो वो हमें देखना होगा। देखो ये इस तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ डबल टॉप, ये बन रहा है ऐसा, डबल टॉप जैसा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सीन देखो क्या होते हुए दिख रहा है, देखो क्या होते हुए दिख रहा है, इट इज काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, है ना। ये ऐसा दिख रहा है अभी, तो अभी के लिए तो ये फिलहाल ये सिचुएशन है, वी डोंट नो व्हाट हैपन नेक्स्ट। वॉल्यूम भी इतना अच्छा नहीं है, वॉल्यूम चाहिए था मुझे ये जो लाइन है इसके ऊपर, लेकिन वॉल्यूम अभी भी ये लाइन के नीचे ही है। तो मुझे दो कंफर्मेशन मिल रही है कि प्राइस तो ऊपर जाते हुए मुझे दिख रहा है लेकिन मोमेंटम उसका लूज हो रहा है। तो मैं बाइंग के बारे में यहाँ पे थोड़ा सोच सकता हूँ, अगर मुझे बाइंग लेनी है तो वॉल्यूम अच्छा चाहिए, ये ऊपर चाहिए मुझे, इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है तो लिटिल बिट आई एम बेरिश इन दिस पर्टिकुलर करेंसी। ऑलराइट, समझ में आ गया सभी को क्या है कैसा है सब सीन करना है हमें आगे के सेशंस में। रिकॉर्ड Okay.